हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, ये है हमारा बिजनेस स्टडीज जो अल्टीमेट रिवीजन मैं तुम्हारा करवा रहा हूँ, उसमें शायद ये पार्ट नंबर 4 है। और इसके अंदर हम लोग बेसिकली 3 चैप्टर्स कवर अप करने वाले हैं विद इन 1 आवर्स। कौन कौन से चैप्टर्स हैं तो मैं नाम तुम्हें रिपीट करवा रहा हूँ। एफएम है, फाइनेंशियल मार्केट, बिजनेस एनवायरमेंट है यहाँ पे, और हमारा एक चैप्टर है जो कि है, कौन सा है तुम ही बता दो, शायद फाइनेंस है। 3 चैप्टर्स ये हमें करने हैं आज के दिन। फटाफट सेशन स्टार्ट करता हूँ विदाउट एनी डिले। मैंने सिलेबस यहाँ तुम्हारे सामने खोल रखा है अपने सामने। फाइनेंशियल मार्केट का क्या है, बहुत ही कम सिलेबस है तुम्हारा। रिसेंट कुछ चेंजेस हुए हैं वो मैं तुम्हें बता दूंगा, और बाकी खत्म, उसमें कुछ नहीं है। स्टार्ट करते हैं विद फाइनेंशियल मार्केट। आई होप तुम्हें स्क्रीन यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। सबसे पहले यार सुनना जरा, फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। आराम से सुकून से बताऊंगा हर एक चीज मैं यहाँ पे। फाइनेंशियल मार्केट ये ऐसा मार्केट है जहां पे एक्सचेंज होता है फाइनेंशियल एसेट्स का। अब सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं मार्केट टिपिकली होता क्या है। मार्केट वैसे प्लेसेस हैं जहां पे दो लोग मिलते हैं, सेलर्स और बायर्स मिलते हैं, और वो कुछ एक्सचेंज करते हैं समथिंग इन रिटर्न। मतलब अगर कोई किसी को गुड्स दे रहा है, अगर सेलर भाई साहब गुड्स दे रहे हैं बायर्स को, तो बायर्स उन्हें इन रिटर्न मनी देता है, या कहूं तो कंसिडरेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल अपने इंडिया की सब्जी मंडी, वहां पे तुम जाते हो, सब्जी खरीदते हो, और तुम इन रिटर्न उन्हें कैश देते हो। वैसे ही अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट की, तो फाइनेंशियल मार्केट भी जस्ट लाइक सब्जी मंडी है जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स में डील की जाती है। अब यार फाइनेंशियल एसेट्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं, जैसे तुम्हारे शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं। एक एक यहाँ जो टर्म्स तुम देख रहे हो इन सब पे डिस्कशन होगी अभी। तो इन सब में डीलिंग्स की जाती है, ट्रेडिंग्स की जाती है, दैट इज फाइनेंशियल एसेट्स। तो फंक्शंस क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट का, तो ये क्या करते हैं, तुम्हारे सेविंग्स को मोबालाइज करते हैं एंड चैनलाइज करते हैं इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजर्स। आम जनता से सेविंग्स उठा लिए और उसको अलग अलग प्रोडक्टिव इस्तेमाल में लगा दिए। प्राइस डिस्कवरी होती है, लिक्विडिटी तुम्हारे फाइनेंशियल एसेट्स को मिलता है, और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो जाता है। आई होप तुम्हें ये चारों टर्म्स मालूम होंगे। अगर नहीं मालूम है तो यार प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना, थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगा, क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कि तुम रिवीजन कर रहे हो तो ये सारी चीजें तुम्हारे पास तुम्हें आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर के बारे में। वैसे तुम्हारे सिलेबस में है नहीं स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, लेकिन ठीक है समझ लेते हैं। देखना जरा, हमारे भारत का फाइनेंशियल सिस्टम कुछ इस प्रकार है। एक होते हैं रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और दूसरे होते हैं हमारे फाइनेंशियल मार्केट। रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीए। देखो यार तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सो दैट मैं इसे कवर नहीं करवा रहा हूं। रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाँ मैं आरबीआई के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा, सेबी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन पीएफआरडी और आईआरडीए के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो यार मैंने क्लियरली यहाँ पे खोला हुआ है, तो मुझे कहीं भी तुम्हारे सिलेबस में इन सब के बारे में बात नहीं की गई है। फाइनेंशियल मार्केट के 2 क्लासिफिकेशन, मनी मार्केट एज वेल एज कैपिटल मार्केट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरबीआई के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं, सो दैट तुम क्लियर हो जाओ। देखो समझना जरा, रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे फर्स्ट जो आता है आरबीआई। आरबीआई जो है एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है भारत का, इसे सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर अप्रैल 1 1935। मंथ अप्रैल था, ईयर कौन सा था हमारा, 1935 था। एक्ट की अगर बात की जाए तो आरबीआई 1934 आता है। ठीक है सर, ये तो समझ आ रहा है, स्टार्टिंग पोर्शन बता रहे हो। आरबीआई बेसिकली है क्या, ध्यान से सुनना, ये क्या है, एक फाइनेंशियल रेगुलेटर है। क्या है, फाइनेंशियल रेगुलेटर है। सर फाइनेंशियल रेगुलेटर मींस, मतलब कहने का ये है जितने भी कमर्शियल बैंक अभी के टाइम में प्रेजेंट में भारत में काम कर रहे हैं, उन सबको रेगुलेट करना इसका काम होता है। उन सबको मॉनिटर करना, उन सब पे ध्यान बनाए रखना। अब रेगुलेटर की बात करें तो रेगुलेटर जब होता है, जो होता है वो पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों पे ही ध्यान रखेगा। जो भी पब्लिक कमर्शियल बैंक है एज वेल एज प्राइवेट कमर्शियल बैंक हमारे भारत में काम कर रही है, उन सब पे भी ध्यान रखेगा। ठीक है सर, ये बताओ क्या रीजनल रूरल बैंक भी आते हैं, तो आंसर इज यस, रीजनल रूरल बैंक भी आते हैं, आरबी लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, और साथ ही साथ कोऑपरेटिव बैंक्स भी आते हैं। मतलब इन सबको टोटली रेगुलेट करना किनका काम होता है, तो आरबीआई का यहाँ पे काम होता है। आरबीआई की अगर मेन फंक्शन की मैं बात करूं तो मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई इज टू मेंटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बनाए रखना, साथ ही साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जो हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है उसको कंट्रोल करना। आई होप ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो रही होगी जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अब डायरेक्ट अपने मेन टॉपिक पे यहां से हम लोग चलते हैं। कौन सा हमारा यहाँ पे मैं तुम्हें बताने वाला हूं मनी मार्केट। अच्छा, उससे पहले थोड़ी बहुत सेबी के बारे में बताऊं। सेबी का फंक्शन क्या होता है, डेवलप्स एंड रेगुलेट्स द स्टॉक मार्केट। क्या करता है, डेवलप्स एंड रेगुलेट्स द स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टैब्लिश कब किया गया था, 12 अप्रैल 1988। एक्ट कब आया था, 1992। क्या ये अजय तेगी जी चेयरमैन है प्रेजेंट के, द आंसर इज नो। अपडेट हो चुका है, मैं तुम्हें करंट यहाँ पे बता रहा हूं, जस्ट वेट करना, जस्ट वेट करो तुम। माधवी पूरी बुच, ठीक है, एमएस माधवी पूरी बुच, नोट कर लो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जस्ट वेट करना 1 मिनट। हाँ
एक मिनट मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्या है माधवी, रुको एक मिनट एक मिनट, जस्ट आई होप मैं ऑडिबल हूँ तुम्हें। हाँ देखना, चेयरमैन अजय त्यागी जी अब नहीं रहे हैं, हटा दो इसे। अब कौन हो चुके हैं, एमएस माधवी। हो सकता है तुम्हारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाए, एज अ करंट अफेयर कह लो या फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट कह लो। माधवी पूरी बुच, एमएस माधवी पूरी बुच, याद रह जाएगा। हो गया सेबी के बारे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है सेबी के बारे में। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, मनी मार्केट पे। देखना जरा, स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट से। फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट्स होते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अगर बात करें मनी मार्केट की, तो मार्केट फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज विथ मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर। याद रखना है, मनी मार्केट के अंदर वैसे इंस्ट्रूमेंट आएंगे जिसके मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। ये वैसा मार्केट है जहां पे रिस्क बहुत कम होता है, अनसिक्योर्ड माना जाता है, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बना होता है, कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होता है। अक्सर ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब इसका कोई भी फिक्स प्लेस नहीं होता ट्रेडिंग करने का। तो सर कहां करते हैं, आसमान में? नहीं यार, टेलीफोन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। हेल्प क्या हमें मदद क्या करता है, शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने में, और टेम्पररी उस फंड को हमें कहां लगाना है ये बताता है हमें। मेजर प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो मेजर प्लेयर्स इसके आ जाते हैं, आरबीआई हो गए तुम्हारे, डीएफएचआई हो गए, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, और बिग कॉर्पोरेट हाउस। ये सारे इसके प्लेयर्स हो जाते हैं किसके, मनी मार्केट के। अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ मनी मार्केट की, तो ध्यान से सुनना जरा। इट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसकी प्रोमिसरी नोट मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होती है। आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाईली लिक्विड होता है, देख सकते हो ऐसा कुछ दिखता है। मिनिमम अगर मैं डिनोमिनेशन की बात करूं तो इसका डिनोमिनेशन कितना होता है, 25,000 होता है। क्या सर हम इसे जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से जानते हैं? बिल्कुल यार, जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। मैच्योरिटी पीरियड कुछ इस प्रकार से हो सकती है, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। ऑप्शन में तीनों रहा तो ऑल ऑफ द अबव होगा। कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इस पे चार्ज नहीं किया जाता। इसके दो टाइप्स होते हैं, ऑर्डिनरी एंड एडहॉक ट्रेजरी बिल। आई होप तुम्हें ये सारी बातें क्लियर हो रही होगी जो मैं तुम्हें अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की, जो कि हमारा है यहाँ पे कॉल मनी। कॉल मनी की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जाता है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। अच्छा यार देखो जरा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। अगर देखो मैंने एज पर अपडेटेड जो भी तुम्हारा डेटा है उस हिसाब से डाला है कि 15 डेज किसका है, 365 डेज क्या है। अगर तुम्हें लगता है कहीं भी एरर है तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे मैंने अपने इनसे चेक कर लिया, डिनोमिनेशंस भी चेक कर लेना एक बार। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स फॉर मीटिंग देयर कैश रिजर्व। कॉल मनी कौन यूज करता है, बैंक्स इस्तेमाल करते हैं सर। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं हमारे वो इस्तेमाल करते हैं। क्यों सर, क्यों इस्तेमाल करते हैं? इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब जब कमर्शियल बैंक्स को नीड होती है फंड्स की तो एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक को मदद करता है। सर मैच्योरिटी पीरियड बताना जरा, तो मैच्योरिटी पीरियड इसका 15 दिन से कम होता है। इंटरेस्ट जो इस पे पे किया जाता है उसको नाम देते हैं कॉल रेट, जो कि हाईली फ्लक्चुएटेबल होता है, मतलब डे टू डे फ्लक्चुएट करता है, डे टू डे उसमें चेंजेस आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द कॉल रेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स। कुछ ज्यादा तो इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे निकल कर आ रहा है। यार आ जाओ, इतना लेट मत करो, ऐसे ही तुम्हारे पास कम टाइम। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कमर्शियल पेपर की। तो इट इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड मनी मार्केट, जो कि इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था 1990 में। ये एक नेगोशिएबल और ट्रांसफरेबल टाइप का नोट है। इट हैज अ मैच्योरिटी पीरियड जो कि कहां से कहां तक रेंज करती है, 15 दिन से लेकर 365 डेज तक, या सिंपली कहूं तो 15 डेज से लेकर 1 ईयर तक। मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड इसका इतना होता है। ठीक है, अब इसको कौन इस्तेमाल करती है सर, जरा बताना। तो दीज आर द प्राइमरी यूज्ड बाय द लार्ज एंड द क्रेडिट वर्दी कंपनीज। बच्चे कंफ्यूज करते हैं कमर्शियल पेपर्स में, और किसमें कंफ्यूज करते हैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट वगैरह में, या फिर बैंक वाले में। अभी मैंने तुम्हें कौन सा बताया ऊपर, कॉल मनी बताया ना। तो ये क्या करता है, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज है, वो इस्तेमाल करते हैं इसका। Companies pay an interest rate lower than the market rates. Commercial papers are used for the purpose to meet the flotation cost on the long term borrowings. मिनिमम डिनोमिनेशन की बात करूं तो 5 लाख इसका मिनिमम डिनोमिनेशन हो जाता है। अब बात करते हैं कमर्शियल पेपर की, सॉरी कमर्शियल बिल की। कमर्शियल पेपर तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, इसके लिए क्रेडिट से इसके लिए, जो कि कंपनी इस्तेमाल करती है फॉर शॉर्ट टर्म
देखो यार लॉन्ग टर्म का तो चांस होने ही वाला नहीं, क्योंकि पढ़ रहे मनी मार्केट तो मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म ही होंगे। इट इज यूज्ड बाय द कंपनीज टू फाइनेंस देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये एक टाइप का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। सेलर ड्रॉज अ कमर्शियल बिल एंड गिव इट्स टू बायर हु एक्सेप्ट इट, आफ्टर द बायर एक्सेप्टेंस इट बिकम अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था ना बचपन में, वही है। चलो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करते हैं। दीज आर द नेगोशिएबल अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेड इन द बियरर फॉर्म। ये इशू किए जाते हैं कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा टू इंडिविजुअल कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज। किसके द्वारा इशू किए जाएंगे सर? कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। कमर्शियल बैंक इशू करती है, किसको इशू करती है? आप जैसे, हम जैसे इंडिविजुअल्स को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, बड़े बड़े कंपनीज को। अब ये कब इस्तेमाल होता है? जब लिक्विडिटी टाइट होती है। मतलब क्या होता है पता है या नहीं है? मतलब कहूं तो डिमांड फॉर द क्रेडिट, कमर्शियल बैंक्स टू मीट क्रेडिट की डिमांड ज्यादा होती है। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट रेंज फ्रॉम 91 डेज टू 1 ईयर। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बैंक्स आर नॉट अलाउड टू डिस्काउंट दीज इंस्ट्रूमेंट और मिनिमम डिनोमिनेशन 1 लाख होता है। याद क्या रखना है बेसिकली, किसका कितना डिनोमिनेशन है, कितने दिन से कितना दिन कौन रेंज करता है, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन से डिपार्टमेंट को या को इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल करते हैं। बस बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी तुम्हारे इसमें नहीं पूछा जाने वाला है। चलो अब बात कर लेते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। तो कैपिटल मार्केट बेसिकली होता क्या? इट रिफर्स टू द मार्केट फॉर द मीडियम और विच लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ डेट एंड इक्विटी आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड। मनी में पढ़ा शॉर्ट टर्म, तो जाहिर सी बात है कैपिटल में मीडियम और लॉन्ग टर्म पढ़ोगे। एग्जांपल्स की बात करूं, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सारे आ जाते हैं। कैपिटल मार्केट के अंदर मेजर प्लेयर्स कौन आते हैं? मनी मार्केट में मैंने तुम्हें बताया था, आरबीआई हो गया, डीएफएचआई हो गया, बैंक्स आते हैं। लेकिन जब बात आती है कैपिटल मार्केट की, तो इसके अंदर डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक और स्टॉक एक्सचेंज, 3 ही याद रखना, इससे ज्यादा कुछ मत याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर मैं बात करूं, तो ये तुम्हें लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं। लेसर आउटले रिक्वायर्ड होता है यूनिट वैल्यू का, और ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा ही होगा। लिक्विडिटी मिलती है, लोअर सेफ होगा क्योंकि रिटर्न ज्यादा होता है, और हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होती है यहाँ पे एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। जाहिर सी बात है रिस्क जब तुम ले रहे हो तो तुम्हें इस पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। तो ये बात याद रख लेना, कैपिटल पॉइंट का मेन इंस्ट्रूमेंट बोल रहा हूँ, मेन पॉइंट है ये। आगे मैं देख रहा हूँ तुम्हारा कैपिटल इसमें क्या सिलेबस है, जस्ट वेट करना। देखो इंस्ट्रूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो एक होता है गिल्ट एजेड, इससे पूछा जा सकता है गिल्ट एजेड का मतलब क्या होता है? बेस्ट क्वालिटी। बेस्ट क्वालिटी जस्ट याद रख लेना, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। गिल्ट एजेड का मतलब होता है बेस्ट क्वालिटी। इंस्ट्रूमेंट है किसका? कैपिटल मार्केट का। ये क्या होते हैं बेसिकली? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं। ध्यान रखना क्या होते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो कि मैनेज कौन करता है? हमारा आरबीआई मैनेज करता है। इसके अंदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आते हैं, रेलवे बॉन्ड्स आते हैं। पूछा जा सकता है एग्जाम में अगर एनटीए टफ लेवल का पेपर तैयार करता है, क्योंकि गिल्ट एजेड वगैरह तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मुझे लगता है ये सारी चीजें तुम्हें पता होगी कि व्हाट इज शेयर्स एंड व्हाट इज डिवेंचर्स। कैपिटल मार्केट की टाइप्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें प्राइमरी मार्केट, और प्राइमरी मार्केट को हम लोग न्यू इश्यू मार्केट के नाम से भी जानते हैं। ट्रांसफर्स इन्वेस्टेबल फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू एंटरप्रेन्योर्स, फंड्स यूज फॉर सेटिंग अप द न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, मर्जर्स एंड टेक ओवर। सिंपली बस इतना याद रखो, ये एक वैसा मार्केट है जहां पे नए इशू, सिंपली कहूं तो नई नई सिक्योरिटीज में डील होती है। समझ गए? अब कुछ नहीं है। चलो इंस्ट्रूमेंट है, इसके बाद प्राइमरी मार्केट है और सेकेंडरी मार्केट के बीच में, और डिस्टिंक्शन है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में। देखो मेथड्स तुम्हारे सिलेबस में आई थिंक नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट ओवरव्यू ले लो। मेथड सिक्योरिटीज को कैसे फ्लोट करवाया जाता है प्राइमरी मार्केट में, तो सबसे पहले क्या होती है? कंपनी ऑफर करती है थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, जैसे तुम्हारे स्कूल का प्रोस्पेक्टस होता है, जस्ट उसी के जैसा। फिर होता है ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल के बाद होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद राइट इशू, फिर इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ आता है। तो ये सारी बातें किसमें होती है? फाइनेंशियल मार्केट में। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी मार्केट की, रिफर्स टू मार्केट जहां पे सिक्योरिटीज आर बाउट एंड सोल्ड, द कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन एट ऑल। ये किसके बीच होगा? तो 2 इन्वेस्टर्स के बीच होता है। कंपनी सामने नहीं आती है। फीचर्स क्या? लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, इसका लोकेशन फिक्स्ड होता है, कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट और इनकरेज न्यू इन्वेस्टमेंट। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो इसमें आता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ नए सिक्योरिटीज में ट्रेड की जाएगी, लेकिन जब बात आती है सेकेंडरी मार्केट की, तो जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज मार्केट में अभी घूम रहे हैं उसमें भी हम यहाँ पे डील कर सकते हैं। नेक्स्ट बताओ तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज की, तो यहाँ पे प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? तो यहाँ पे हमारे कंपनी प्राइमरी मार्केट में डिटरमाइन करते हैं, लेकिन जब बात आती है कैपिटल मार्केट में, तो यहाँ पे मार्केट फोर्सेस का इस्तेमाल होता है, जो कि है डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज बेचे जाते हैं डायरेक्टली कंपनी के द्वारा, लेकिन तुम्हें मैंने बताया कैपिटल मार्केट में कंपनी का हाथ नहीं होता है।
सेकेंडरी मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। नो फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन प्राइमरी मार्केट में, लेकिन जब बात आती है कैपिटल मार्केट की, सॉरी सेकेंडरी मार्केट की, तो इसका एक स्पेसिफाइड बिजनेस होता है, स्पेसिफाइड प्लेस होता है। आई होप तुम्हें ये चीज क्लियर हुआ होगा। चलो, टाइप्स ऑफ बॉन्ड तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं नहीं करवा रहा हूं। अब डायरेक्ट हम आते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज कह लो या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट कह लो। अ स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज सर, मतलब यहां पे बात हो रही है सेकेंडरी मार्केट की, बिल्कुल। इट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे कि शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, अब तुम कन्वर्ट कर सकते हो मनी में। यहाँ पे भारत में टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज है, स्टैटिक पोर्शन है, नहीं पूछा जाने वाला है तुमसे यहाँ पे। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि तुमसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि गिव्स लिक्विडिटी एंड द मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो सिक्योरिटीज मार्केट में अभी ट्रेड हो रहे हैं उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। लिक्विडिटी मतलब इजीली तुम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, साथ ही साथ कहो तो उसको मार्केट प्रोवाइड करना कि वो आसानी से बिक जाए मार्केट में, जैसे कि प्राइसिंग करना सिक्योरिटी का, जो भी तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस ट्रांजैक्शन में सेफ्टी देना। ये सब करने के बाद अगर तुम ट्रेड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है इससे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में होगा ही, इससे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर जाएगी। तो ये पहला हो गया, गिव्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। ट्रेडिंग प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं, ट्रेडिंग कैसे कोई भी बंदा कर सकता है स्टॉक मार्केट में जाके, तो सबसे पहले उसको ब्रोकर चुनना होता है। ब्रोकर अगर उसने चुन लिया, उसके बाद उसे डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा, फिर उसके बाद वो सिक्योरिटीज प्लेस करेगा, फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, फिर फाइनली सेटलमेंट होता है। देखो यार डीप क्लास नहीं है, सो मैं तुम्हें डीप में नहीं समझा रहा हूं। मेन चीज अगर मैं बताऊं तो कैपिटल मार्केट, जो कि तुम्हारे सिलेबस में भी मेंशन है, इन दो के बीच डिफरेंस। कैपिटल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड इंडिविजुअल्स, ये सारे क्या है, इसके पार्टिसिपेंट्स हैं या कहूं तो मेजर प्लेयर्स हैं। लेकिन जब बात आती है मनी मार्केट की तो इसके आरबीआई, बैंक इंस्टीट्यूशन, डीएफएचआई। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होंगे तो मनी मार्केट में बता दिया, कमर्शियल पेपर, ट्रेड बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, ये सारी चीजें। लेकिन कैपिटल मार्केट में गिल्ट एजेड बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स। कैपिटल मार्केट में क्या हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है? नहीं, आंसर नहीं है। डज नॉट नेसेसरली रिक्वायर्स अ ह्यूज फाइनेंशियल आउटले। लेकिन सेम चीज मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं हमारे एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ड्यूरेशन की बात करूं तो कैपिटल मार्केट मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जो हमारा मनी मार्केट होता है वो शॉर्ट टर्म। रिस्क ज्यादा किसमें इन्वॉल्व होता है? तो रिस्क ज्यादा कैपिटल मार्केट में होगा, जिसकी वजह से हमें हायर रिटर्न मिल पाता है। लेकिन जब बात आती है मनी मार्केट की तो वहां पे कहीं ना कहीं बहुत ही कम रिस्क होता है, तो इस वजह से हमें रिटर्न भी कम मिल पाता है। तो लास्ट के जो 2 पॉइंट्स है वही बता रहे हैं। चलो, हाँ, लिक्विडिटी की बात करूं तो जो कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज होंगे वो लेस लिक्विड होते हैं। खत्म। अब चलो समझते हैं मेन चीज। चलो एनएसडीएल के बारे में समझ लो थोड़ा सा। डिपॉजिटरी सर्विस, बैंक का नाम तुमने सुना होगा, मतलब बैंक में तुम्हारा अकाउंट भी होगा। जैसे बैंक आम जनता के पैसे को सेफ रखती है, वैसे ही सामने आता है डिपॉजिटरी सर्विस। डिपॉजिटरी सर्विस का काम क्या होता है? जो भी लोग सिक्योरिटीज में डील करते हैं उनके सिक्योरिटीज को सेफ रखना। जैसे बैंक में तुम जाके पैसे डिपॉजिट करवाते हो, सिमिलरली तुम जाकर डिपॉजिटरी सर्विस पे अपने सिक्योरिटीज को डिपॉजिट कर सकते हो, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स। अब यहां पे मेन चीज समझ में हमें ये आती है, तुम्हारे पास अगर फिजिकल कॉपीज हैं सिक्योरिटीज की तो तुम यहां पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिट कर सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। प्रेजेंट टाइम में भारत में 2 डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिट, भारत का लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है, जिसको कि प्रमोट किया गया एज अ जॉइंट वेंचर ऑफ आईडीबीआई, यूटीआई और एनएससी। एस्टेब्लिशमेंट डेट की बात करूं तो 8 अगस्त 1996 स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये काम करता है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं सीडीएसएल, तो सीडीएसएल स्टैंड्स फॉर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है भारत का। सीडीएसएल वही बात करूं तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जिसको कि हम लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के नाम से भी जानते हैं। एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1999, और इसको कौन प्रमोट किया, कौन सा बैंक? तो बीएसई और बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया। कौन कौन सा सर्विस हमें डिपॉजिटरी प्रोवाइड करता है? तो ये हमें प्रोवाइड करता है डीमटीरियलाइजेशन, जिसको कि हम लोग डीमैट के अकाउंट से नाम जानते हैं। क्या होता है सर ये? जब तुम्हारे फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डीमटीरियलाइजेशन। वहीं जस्ट तुम अगर इसका अपोजिट कर दो, जब तुम्हारे फिजिकल सिक्योरिटीज को जो तुमने कन्वर्ट करवाया था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उस इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज को कन्वर्ट किया जा रहा है फिजिकल फॉर्म में। मतलब समझना, दोबारा से समझा रहा हूं, ये है तुम्हारे पास फिजिकल सिक्योरिटीज, फिजिक्स लिख रहा हूं, अच्छा चलो फिजिकल कर दे रहा हूं, और ये है तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज।
जब तुमने इस फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, दैट इज डीमटीरियलाइजेशन। क्लियर? अब जब तुमने इस इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट को वापस से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज रीमटीरियलाइजेशन। दो नए नए टर्म्स है, जस्ट सिंपल बस इतना याद रखो, फिजिकल सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डीमटीरियलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म, रीमटीरियलाइजेशन, बात खत्म। और तो इसमें है कुछ नहीं, ज्यादा डीप में रहता तो मैं तुम्हें बता देता। अच्छा, अब तो यहाँ पे कुछ और नहीं है। अब बात करेंगे हम अपने स्टॉक एक्सचेंज और सेबी भाई साहब के बारे में। चलो, मेजर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, ओटीसीआई, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इनकॉर्पोरेट हुआ था इन द ईयर 1919 अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। स्टार्टेड आफ्टर द रोल मॉडल ऑफ NASDAQ एंड JSDAQ। याद नहीं रखना है। हेडक्वार्टर इसका कहां है? मुंबई में, याद रख लेना। इट वॉज सेटअप टू प्रोवाइड स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज एंड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट फॉर रेजिंग फाइनेंस। अब ये एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है अंडर सेक्शन 4 ऑफ द सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट 1956 बाय द भारत सरकार। पेड अप कैपिटल इसका लर्न कर लेना, नेट से लेटेस्ट चेक करना, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता है, इसीलिए मैंने यहां नहीं लिखा है। नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, दैट इज NSE। फुल फॉर्म की अगर बात करूं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1992। वर्किंग की बात करूं तो इफ एक्शन में कब से आया था? 1994 में। 1700 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, चेंजेस होते रहते हैं, लेटेस्ट चाहो तो चेक कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन रिलेवेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये दो रिलेवेंट पॉइंट यहां निकल जाते हैं। पहला स्टॉक एक्सचेंज है जो कि हमें स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है। तुम देखते हो कि ग्राफ के थ्रू मूव करता है, तो यही रहा था NSE जिसने हमें प्रोवाइड किया था। पूरे वर्ल्ड में कहूं तो 12वां सबसे 12th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इसको माना जाता है, एक्सचेंज माना जाता है। चलो, इंडाइसिस की अगर मैं बात करूं तो इंडाइसिस के अंदर इसके अंदर आ जाते हैं निफ्टी प्री ओपन, CNX निफ्टी, CNX निफ्टी जूनियर, CNX 100, 200, CNX मिड कैप। CNX निफ्टी की अगर बात की जाए तो CNX निफ्टी का बेस ईयर होता है 1995। 50 कंपनी को एज अ इसमें बेस लिया जाता है, दो वर्ड से मिलकर बना होता है, नेशनल प्लस निफ्टी कम्स टू CNX निफ्टी। ये किसका इंडाइस है? तो इंडाइस है किसका? NSE का। पूछा जाता है एग्जाम में, NSE का इंडाइस है। कितने कंपनी का बेस लिया जाता है? तो 50 कंपनी का बेस लिया जाता है यहाँ पे। BSE की बात करूं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है पूरे साउथ एशिया में और भारत का सबसे फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। रैंकिंग की बात की जाए तो NSE का हमने देखा था कि वो 12वें नंबर पे है, लेकिन 10th पोजीशन कौन कवर कर रहा है? तो BSE कवर करता है। 5500 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। 1875 को स्टैब्लिश किया गया था। सिंपली इंडाइसेस की बात की जाए तो इंडाइसेस आते हैं सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, स्मॉल कैप। सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो इसमें बेस ईयर लिया जाता है 1978 से लेकर 1979। 30 कंपनी को एज अ इंडेक्स लेंगे और दो वर्ड से मिलकर बना है सेंसिटिव प्लस इंडेक्स, दैट कम्स टू सेंसेक्स। चलो, ऑपरेटर्स इन स्टॉक एक्सचेंज तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं कवर नहीं करवा रहा हूं। जैसे इसमें ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स आते हैं, स्पेक्युलेटर्स, स्टैग, लेम डक, टॉर्टाइज, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो यहां पे आता है सेबी। सेबी को स्टैब्लिश किया गया था 1988 में। एक्शन में कब आया? 1992 में। एक्ट मतलब 1992 है। ऊपर में डायरेक्ट मैंने तुम्हें पॉइंट बताया था। कौन इसके चेयरमैन है वो भी चेंज हो चुके हैं, वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। ऑब्जेक्टिव्स अगर बताओ तो रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटीज मार्केट टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शंस। जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हमारे मार्केट में भी काम कर रहे हैं उन सबका ये इंश्योर करना कि उनकी अच्छी फंक्शनिंग हो पाए, उनका ग्रोथ हो पाए। जितने भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान से देखना, मतलब उनको सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, सिक्योर ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड करना, उन्हें ये ना लगे कि उनके साथ चीट हो रही है। टू प्रिवेंट ट्रेड मैल प्रैक्टिसेस, जैसे कि इंटरनल ट्रेडिंग। इंटरनल ट्रेडिंग क्या होता है? इंटरनल ट्रेडिंग, अंदरूनी ट्रेडिंग कहूं सिंपली, कंपनी के जो कुछ खास लोग होते हैं वो इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय द इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर्स। जितने भी ब्रोकर्स हमारे स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप करते रहना टाइम टू टाइम। हो गया। फंक्शंस ऑफ सेबी की अगर बात की जाए तो सेविंग्स के 3 फंक्शन होते हैं। सबसे फर्स्ट फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। पहला आता है प्रोडक्टिव फंक्शन, दूसरा आता है डेवलपमेंट फंक्शन और तीसरा होता है हमारा रेगुलेटरी फंक्शंस। प्रोटेक्टिव फंक्शन का काम क्या होता है? प्रोहिबिट फ्रॉडेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे कि प्राइस रिगिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग। ये दो चीज मैं तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। प्राइस रिगिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग दोनों चीज कर लेना। इनसाइडर ट्रेडिंग को खत्म करना, प्राइस रिगिंग को खत्म करना। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एडुकेट करना, उनको प्रमोट करना, ठीक है, हर एक चीज के बारे में उन्हें जानकारी देना।
डेवलपमेंट फंक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर जो भी इंटरमीडियरीज काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट में, जैसे ब्रोकर्स, तारावानी वाला, मंडी वाला, इन सबको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, इन्वेस्टर्स को एडुकेट करना, फेयर प्रैक्टिस प्रमोट करना, और साथ ही साथ रिसर्च करना, और जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन होते हैं मार्केट को लेकर वो पब्लिश करना, किनके लिए? मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। नेक्स्ट चीज की अगर बात की जाए जो कि है रेगुलेटरी फंक्शन, या कहूं तो रेगुलेशन फंक्शन, इसमें आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, समझ रहे हो ना, ब्रोकर्स को रजिस्टर करना, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और म्यूचुअल फंड को रजिस्टर करना, स्टॉक ब्रोकर्स को रजिस्टर करना, मतलब बेसिकली रजिस्ट्रेशन से जुड़ी बातें यहां पे होती है। ठीक है, समझ गए। अब अगर यहां पे मेन चीज देखी जाए, एक मिनट रुकना जरा, मैं तुम्हारा सिलेबस यहां पे जस्ट एक मिनट चेक कर रहा हूं। फाइनेंशियल मार्केट में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने हर एक चीज बता दिया। देखो, अजय त्यागी प्रेजेंट में नहीं है, प्रेजेंट में कौन है ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। 10 फरवरी 2017 से थे ये, मैं यहां पे तुम्हें दिखा रहा हूं लेटेस्ट डेटा। मधभाई पूरी बुच, मधभाई पूरी बुच नए चेयरमैन बन चुके हैं, डेट तुम देख लेना, प्रेजेंट में अब ये नहीं रहे, समझ गए। 10 फरवरी से ये जो भी डेट होगा वो तुम देख लेना, वैसे पूछा नहीं जाएगा ये इतने सारे। क्रेडिट रेटिंग तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, सो दैट मैं ये नहीं करवा रहा हूं। जो भी चीजें थी एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मैंने तुम्हें यहां पे करवा दिया। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट क्या हो गया? फाइनेंशियल मार्केट। 26 मिनट में फाइनेंशियल मार्केट करवा दिया मैंने। अब मैं तुम्हारे यहाँ पे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट करवाऊंगा और हम एंड करेंगे किसके साथ? बिजनेस फाइनेंस के साथ। जस्ट छोटा सा 5 मिनट का यहाँ पे तुम्हें मैं ब्रेक दे रहा हूं, मैं वापस आया, तब तक के लिए तुम लोग यहाँ पे पढ़ते रहो।
आई होप मैं तुम्हें विजिबल हो रहा हूँगा। सही है सब कुछ। जस्ट थोड़ा सा मैं भी चाय पी लूँ। देखो यार, अब मैं तुम्हारा यहाँ पे करवाने वाला हूँ कौन सा कंट्रोलिंग बोल रहा हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट करवाने वाला हूँ। बिजनेस एनवायरनमेंट में बेसिकली है क्या, सबसे पहले ये जान लो। बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस। इसके बाद हमें इसके अंदर देखना है डायमेंशंस क्या होते हैं, मतलब इको सोशल टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल, ये सारी चीजें हो गई। और इसमें क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंडिया, मतलब इंपैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी। बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 से 25 मिनट में पूरा निपटा दूंगा। बच जाएगा फाइनेंस। फाइनेंस हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम ले ले। फाइनेंस वैसे मैंने वन शॉट करवाया हुआ है यूट्यूब पे, तुम चाहो तो वो देख सकते हो, लेकिन मैं आज के सेशन में उसे आधे घंटे में करूंगा। उस टाइम मैंने 1.5 घंटे में करवाया था, आज मैं आधे घंटे में करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पीडीएफ अपडेट कर दे रहा हूं, जस्ट 1 मिनट वेट कर लो। चलो, पीडीएफ हो गया है अपडेट। आई होप तुम्हें दिखना भी शुरू हो गया होगा। चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है सर, सबसे पहले ये बताऊं। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब सर, दो वर्ड से बिजनेस मिलकर बना है ना, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा वर्ड सर? अरे यार पेन तो आ जाते भाई, पेन ही नहीं आया। 1 मिनट और वेट करना होगा अब तुम्हें। जस्ट 1 मिनट अभी। बिजनेस एनवायरनमेंट मिल जाओ भाई। चलो, ये आप बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट दो शब्द से मिलकर बना है, बिजनेस और एनवायरनमेंट। बिजनेस का मतलब तो तुम्हें पता होगा ही। इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो इन्वायरमेंट वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हो जाते हैं। देखो, इन्वायरमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही माने जाते हैं। कोई तुम्हें अगर बता रहा है कि नहीं यार इंटरनल फोर्सेस भी लेने तो यार गलत है। ठीक है, मैं मानता हूं इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों से मिलकर इन्वायरमेंट बना जाता है, लेकिन प्राइमरली हम यहाँ पे फोकस किस पर करते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस पे करते हैं, जिनका की इफेक्ट होता है हमारे बिजनेस के फंक्शनिंग पे। इंटरनल का फंक्शन इफेक्ट ज्यादा नहीं होता है। मोस्ट जितने भी इफेक्ट्स होते हैं हमारे बिजनेस पे वो किसके होते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के होते हैं। नेचर की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस का यहाँ पे इंपैक्ट होता है। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस इसके अंदर होते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या हो जाएंगे सर? जैसे कि तुम्हारे इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, कंपिटिटर्स, सप्लायर्स। ये इंडिविजुअल्स इफेक्ट करते हैं इंटरप्राइज को डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग्स। लेकिन जब बात आती है जनरल फोर्सेस की, जैसे कि तुम्हारे सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इनका इंपैक्ट पूरे बिजनेस पे होता है। ये इंडिविजुअली एक इंटरप्राइज को जाकर इफेक्ट नहीं करेंगे, ये पूरे इंडस्ट्री को इफेक्ट कर देंगे। डायरेक्टली कह लो या फिर इनडायरेक्टली कह लो। ठीक है, मैक्सिमम टाइम इनडायरेक्टली ही होता है। डायनेमिक इन नेचर होता है। हमारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। इसको किसी को भी पता नहीं कि कल हमारे बिजनेस में नए सिनेरियोस क्या क्या आने वाले हैं, क्या क्या नए चेंजेस आने वाले हैं। कुछ हो सकता है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो जाए। अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर को तुम यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। रिलेटिव कंसेप्ट है, मतलब डिफर करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। क्या दुबई में सारी की डिमांड होगी? द आंसर इज अ नो। या फिर अगर मैं तुम्हें बताऊं, जैसे कि पॉलिटिकल कंडीशन यूएस का अलग होगा इन कंपैरिजन ऑफ चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। तीनों में डिफरेंट हो सकता है। डिमांड फॉर साड़ीज में बी फेयरली हाई इन इंडिया, लेकिन ऑलमोस्ट किस कंट्री में नहीं के बराबर होगी? नीचे भाग गया। फ्रांस में क्या सारी कोई डिमांड करेगा? नहीं, वहां तो यार जींस चलेंगे। समझ गए?
चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये मदद करते हैं फर्म्स को कि वो अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करे और गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सुनना जरा मेरी बातों को। अब मान के चलो तुम फर्म हो, तुम प्रॉपरली बिजनेस का एनालिसिस कर रहे हो, टाइम टू टाइम बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देख रहे हो। इससे क्या हो रहा है, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज की आइडिया मिल जा रही है कि अच्छा इस फील्ड में ये अपॉर्चुनिटीज है। गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अब तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिल गई, अब तुम उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करोगे। एनालिसिस से हमें थ्रेट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अगर कोई भी परेशानी आने वाली है नेक्स्ट फ्यू डेज में या नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, तुम उस थ्रेट को आइडेंटिफाई कर पा लेते हो। तुम्हें नए नए यूजफुल रिसोर्सेस तुम्हें टैप कर पाते हो। मतलब ये सारी चीजें किसके वजह से हो पाती है, प्रॉपर इन्वायरमेंट के एनालिसिस करने से। इन्वायरमेंट का, बिजनेस के इन्वायरमेंट का प्रॉपर जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है, थ्रेट्स का पता चल पाता है, रिसोर्सेस नए नए आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हमें प्लान्स बनाने में मदद मिल जाती है कि अच्छा फ्यूचर में हो सकता है ये एक नया कंपटीटर आ जाए, तो हम उस बेसिस पे अपने प्लान्स और स्ट्रैटेजीज तैयार करेंगे। अपने अंदर कंपटीशन की एबिलिटी लाते हैं और हम ये सोचकर चलते हैं कि पब्लिक हमारे बारे में क्या सोचेगी, इसीलिए हम अपने प्रोडक्ट्स को अप टू द मार्क लेकर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सारी किस चीज की वजह से पॉसिबल हो पाती है, बिजनेस एनवायरनमेंट के एनालिसिस की वजह से हो पाती है। अगर अब बात की जाए बिजनेस एनवायरनमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को क्लासिफाई किया गया इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर दो पार्ट्स याद रखना, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। ठीक है, समझ गए ये चीज। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे तुम्हारे कॉर्पोरेट कल्चर्स, वैल्यू सिस्टम, विजन्स, पावर, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेस, फिजिकल रिसोर्सेस कितने हैं, टेक्नोलॉजी क्या क्या है। अब बात आती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, मतलब बाहरी एनवायरनमेंट कह लो, बाहरी वातावरण। तो इसमें दो क्लासिफिकेशन है, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। तो माइक्रो के अंदर सप्लायर्स, कस्टमर्स, कंपिटिटर्स, मार्केट इंटरमीडियरीज और आम जनता। लेकिन मैक्रो की अगर बात की जाए तो इसके अंदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, लीगल, इंटरनेशनल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो फटाफट सबसे पहले इसे कवर करते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट देखो यही, अच्छा चलो, इंटरनल एनवायरनमेंट को अगर तुम समझो सिंप्लीफाइड वे में, तो मैन और ह्यूमन रिसोर्स तुम्हारे मैन पावर्स हो गए, मनी तुम्हारे पास जो है, बस बात खत्म, इतना याद रखो। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जरा देखना, माइक्रो को टास्क एनवायरनमेंट के नाम से भी जाना जाता है और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हम बात करें अगर मैक्रो एनवायरनमेंट की, तो मैक्रो एनवायरनमेंट को हम लोग जनरल एनवायरनमेंट और रिमोट एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं, अदर नेम से पूछे जा सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स जनरली कंट्रोलेबल नेचर में होते हैं, जैसे कि तुम्हारे कंपनी के क्या विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, तुम्हारा टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब तुम उन सबको अपने कंट्रोल में ले सकते हो। पावर स्ट्रक्चर, मैन पावर कैसे है, फाइनेंशियल रिसोर्स तुम्हारे क्या क्या चीजें, ये सारी चीजें। लेकिन जब बात आती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो बिजनेस एंटरप्राइज का इस पे कंट्रोल नहीं होता है, इन्फ्लुएंस अच्छा खासा होता है। दो क्लासिफिकेशन है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो को टास्क एनवायरनमेंट और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के नाम से जानेंगे हम। इनका इमीडिएट इफेक्ट होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, जैसे सप्लायर जो तुम्हें रॉ मटेरियल्स दे रहा है, अगर तुम उससे अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं करते हो, वो तुम्हारा सप्लाई रोक देगा, इससे तुम्हारी प्रोडक्शन साइकिल रुक जाएगी, अल्टीमेटली यही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सप्लायर से अच्छा रिश्ता बनाकर रखें, तभी वो आपसे अच्छा रिश्ता बनाकर रखेगा, वो आपको सप्लाई टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। तो देख पा रहे हो कि ये इमीडिएट इफेक्ट करता है। कस्टमर को अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे, आना बंद कर देगा, बात खत्म, वही खेल खत्म हो जाएगा। मार्केट इंटरमीडियरीज, इसके अंदर एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, जो कि कंपनी को मदद करते हैं कस्टमर फाइंड करने में, नए नए कस्टमर्स ढूंढने में। तुम उनसे लड़ाई कर बैठोगे तो वो तुम्हें नए नए कस्टमर लाके नहीं देंगे, नुकसान तुम्हारा होगा। कंपटीटर्स, तुम्हारे कंपटीटर्स का भी इफेक्ट होता है। और सिमिलरली फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशंस हो गए जहां से तुम पैसे उठाओगे। मैक्रो की अगर बात की जाए तो इसको जनरल और रिमोट एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। ये एक्सटर्नल होते हैं और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला था इकोनॉमिक। इकोनॉमिक नाम जैसे ही सुन लो, समझ लो इकोनॉमी की बात होगी यहाँ पे। इकोनॉमी में जो भी चेंजेस आएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। इसमें चेंज आ रहा है, मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है, क्योंकि इन्हीं से तुम्हारे केस स्टडीज बनेंगे और सीयू सेट में पूछे जाएंगे, सॉरी सीयूईटी में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट की बात की जाए अगर सोशल एनवायरनमेंट की, तो इसके अंदर वेरियस सोशल फोर्सेस आते हैं, जैसे कि कस्टम्स, बिलीफ्स, लिटरेसी रेट, एजुकेशन लेवल क्या है सोसाइटी का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, कैसे तुम्हारा रहन सहन क्या है, वैल्यूज तुम्हारी क्या है, हर एक चीज। दिवाली का सेलिब्रेशन कैसे हो रहा है, ईद को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो तुम, सोसाइटी की बात बेसिकली कहो तो। अब आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या कहता है कि साइंटिफिक इंप्रूवमेंट हो रहा है, तुम लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव पे जा रहे हो, दैट इज साइंटिफिक इंप्रूवमेंट। तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं। एलईडी टीवी हुआ करती थी, उसके बाद एलसीडीज आए,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने लगा है अभी, एआई। तो ये सारे क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में। इट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस, जो कि नए नए रास्ते हमें प्रोवाइड करते हैं जिससे हम गुड्स प्रोड्यूस कर सके, सर्विस प्रोड्यूस कर सके, और नए मेथड्स और टेक्निक्स बताते हैं जिससे कि हम अपने बिजनेस को ऑपरेट कर पाए। देखो यार, रिवीजन करवा रहा हूँ इसीलिए बहुत ही मैं फास्ट वे में हर एक चीज करवा रहा हूँ। एग्जाम बहुत कम टाइम रह गया, किसी का एग्जाम अगस्त में तो किसी का जुलाई में, तो मुझे उस हिसाब से करवाना पड़ रहा है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस, जैसे कि जनरल स्टेबिलिटी हो गए, एक इकोनॉमी में जनरल स्टेबिलिटी कैसा है, पीस कैसी चल रही है इकोनॉमी में, मतलब हर एक चीज में पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट अगर तुम कर पा रहे हो वो सारी चीजें। बिहार में दारू बंद है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अच्छा नहीं, वो पॉलिटिकल में नहीं आएगा, वो लीगल में आ जाएगा। इट इंक्लूड्स वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो लॉज लेजिस्लेशन पास कर रही है, तो ये सारी चीजें इसमें आ गई। कोर्ट का जजमेंट आना, डिसीजन ऑफ वेरियस कमीशन एजेंसीज, एवरी लेवल पे गवर्नमेंट सेंटर्स का इंटरफेयर होना, स्टेट का, लोकल का, मतलब बिजनेस को उस लॉ को देखते हुए रिएक्ट करना होता है कानून दायरे में। जैसे कि एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज इज प्रोहिबिटेड, टीवी पे दारू वगैरह के ऐड तुम्हें नहीं देखने को मिलते हैं, भले ही अब देखने को मिल जाए, पहले नहीं मिलते थे। नेचुरल एनवायरनमेंट की बात की जाए तो इसके अंदर ज्योग्राफिकल और इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट दोनों आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के अंदर वेरियस स्टॉक मार्केट्स, बैंक्स, इंडाइसेस, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। अब बात कर लेते हैं अपने गवर्नमेंट पॉलिसीज, दैट इज एलपीजी वगैरह के बारे में। इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा खत्म। सॉट एनालिसिस वगैरह है नहीं, लेकिन जस्ट थोड़ा सा देख लो क्या है सॉट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। पिस्टल बता दूं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल। ये सब तुम्हारे सिलेबस में है नहीं तो यार बताता मैं जरूर। अब समझते हैं एलपीजी पॉलिसी के बारे में, मतलब कहूँ तो इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। As per the economic policy of the government gave lead role to the public sector for the infrastructure industry, whereas private sector was broadly given the responsibility of developing consumer goods। पहले क्या हुआ करता था, बेसिकली जो हमारे पब्लिक सेक्टर थे इनको काम दे दिया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे। सेम टाइम गवर्नमेंट ने सेवरल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, रेगुलेशंस लगा दिए थे, किस पे, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज पे। India's experience with the economic planning has delivered mixed result. In 1991, the economic faces serious foreign exchange crisis। इससे क्या हुआ, भारत में फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस देखने को मिला इन द ईयर 1990। अब यहाँ पे इकोनॉमी को बम्पर लॉस हुआ, सिंपली कह सकते हो प्राइसेस बढ़ गए, गवर्नमेंट डेफिसिट हो गई। तो गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी अनाउंस की, इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। क्या फीचर्स थी इसमें, ध्यान से सुनना, इसी फीचर से तुम्हारे क्वेश्चन निकलेंगे। यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रीज है उनको घटाकर कर दिया गया 6 अंडर द कंपलसरी लाइसेंसिंग स्कीम। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर को लिमिट कर दिया गया टू 4 इंडस्ट्रीज ऑफ द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट वाज कैरिड आउट इन केस ऑफ मेनी सब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, कन्वर्ट कर दिया गया। पॉलिसी लाई गई टुवर्ड्स द फॉरेन कैपिटल वाज लिबरलाइज्ड, मेनी सेक्टर्स 100% तक की एफडीआई अलाउ कर दी गई कि बाहर से आके फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक परमिशन ग्रांट कर दी गई कि आप टेक्नोलॉजी साइन कर सकते हो विद द फॉरेन कंपनीज। साथ ही साथ FIPB बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज कर पाए, मतलब बाहर से इन्वेस्टर्स आए, मतलब कहो तो रास्ता पूरी तरह से खोल दिया गया। बात क्या क्या हुई इसमें, लिबरलाइजेशन सबसे पहले लाया गया। लिबरलाइजेशन क्या कहता था, एम्स एट लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेस इंडस्ट्रीज एंड फ्रॉम्स ऑल अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। जो भी अननेसेसरी कंट्रोल्स लगाए गए हैं बिजनेस इंटरप्राइज पे, उन सबको एबॉलिश कर दो, खत्म कर दो, सो दैट वो फ्रीली काम कर पाए। मतलब एबॉलिशिंग द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट, किसी गिने चुने इंडस्ट्रीज में फ्रीडम दी गई, आप अपने स्केल, बिजनेस के स्केल को डिसाइड कर सकते हो, चाहो तो एक्सपैंड कर सकते हो, चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स को एक प्लेस से ले जाने से दूसरे प्लेस में ले जाने में पहले रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, उसको खत्म कर दो। फिक्स कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस को, टैक्स रेट में कमी लाई गई, साथ ही साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया गया, और ये इजियर किया गया कि आप फॉरेन कैपिटल भारत में बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब विदेशी आके हमारे भारत में अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी लेंथी प्रोसेस और कंप्लेक्सिटी। फिर आया प्राइवेटाइजेशन।
प्राइवेटाइजेशन में फोकस किया गया डिसइन्वेस्टमेंट पे। टू अचीव प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया, गवर्नमेंट रीडिफाइंड द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। तुमने देखा था वहां पे पब्लिक सेक्टर को दे दिया गया काम इंफ्रास्ट्रक्चर का, प्राइवेट को कंज्यूमर प्रोडक्ट का। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अनुसार इसमें फिर से चेंजेस किए गए, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट अडॉप्ट किया पब्लिक सेक्टर्स में, और जो भी लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज थे उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है सर? पब्लिक इंटरप्राइज को कन्वर्ट कर देना प्राइवेट इंटरप्राइज में। If there were dilution of government ownership beyond 51%, it would result in the ownership and the management of enterprise to the private sector. ठीक है, 51% तक का है तो गवर्नमेंट। ग्लोबलाइजेशन फिर आया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड विद इकोनॉमी। मतलब बॉर्डर्स ओपन कर दो जिससे कि दूसरे देश के लोग आके हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर सके। अब बॉर्डर्स ओपन करना इन द सेंस कि फिजिकल बॉर्डर्स जाकर मत आप ओपन कर देना, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जाके मत खोल देना, नक्सलाइट्स आ जाएंगे, सॉरी आतंकवादी आ जाएंगे, टेररिस्ट आ जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टुवर्ड्स द इमर्जेंस ऑफ द कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी। इन सिंपल वर्ड्स, ग्लोबलाइजेशन मींस इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ द अदर कंट्रीज, जिससे कि गुड्स का फ्री फ्लो हो पाया, कैपिटल्स इजिली ट्रांसफर हो पाए। 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्टली पॉलिसी फॉलो किया जिससे कि इजिली ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया जा सके दूसरे नेशंस के भी द्वारा, मतलब उन्हें भी कोई परेशानी ना हो पाए। क्या क्या चीजें यहां पे देखने को मिली? लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, ये सब तुम पढ़ोगे कोटाज वगैरह, टैरिफ्स इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। A true globally economy implies a boundaryless world when there is a free flow of goods and service होगी नेशंस के बीच, कैपिटल का फ्री मूवमेंट होगा, इंफॉर्मेशन आईटी ये फ्री फ्ली हो पाएगी, मूवमेंट लोगों का आसानी से हो पाएगा, और एक कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म सेटअप की गई WTO, और ग्लोबल गवर्नेंस रखा गया पर्सपेक्टिव्स का। ये सारी बातें इसके अंदर हुई, बस बात खत्म। इसके बाद तुम्हारे बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ नहीं है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट यही कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपने बिजनेस फाइनेंस की। स्टार्ट करें बिजनेस फाइनेंस। जस्ट वेट करो, मैं PDF यहाँ ऐड कर रहा हूं। सिलेबस क्या क्या है, बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, रूल्स क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की जाए तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मीनिंग फैक्टर्स और फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल की बात होगी। आसान से सुकून तरीके से बताने वाला हूं। देखो यार, सुनना होता क्या है, जो हमारी बिजनेस होती है उसका काम क्या होता है सर? सोसाइटी को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना उस प्रोडक्ट को अमंग द सोसाइटी। अब होता क्या है, इन सब काम के लिए चाहिए पैसे, मनी, जो कि बिजनेस के पास होती है लिमिटेड। ठीक है, तुम बोलोगे सर कैपिटल तो होता है, कैपिटल यार लिमिटेड कामों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, वो ऑलरेडी स्टार्टिंग सेटअप के वक्त ही खत्म होने लगता है। एसेट्स परचेज कर लिए, लेकिन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। तो अब बिजनेस के पास ये होता है कि वो कहाँ से फंड्स उठाए, क्या वो इक्विटी का इस्तेमाल करे, क्या वो डेट का इस्तेमाल करे, कहाँ से फंड इस्तेमाल करे। सबसे पहला दिमाग में एक बिजनेस मैन के अंदर आता है कि प्रोक्योर कहाँ से करे फंड। प्रोक्योर करता है तभी वो सोचता है डिप्लॉयमेंट के बारे में कि उस फंड्स को लगाए कहाँ। ठीक है, तो एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट हुआ करता था और एक होता था मॉडर्न कंसेप्ट। ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या कहता था, हम तो भाई साहब बात करेंगे सिर्फ प्रोक्योरमेंट को लेकर। मॉडर्न कहता था ठीक है यार करो, तो मैं तो करूंगा प्रोक्योरमेंट प्लस डिप्लॉयमेंट, दोनों की बात करूंगा। तो अच्छा ऐसा करोगे तुम? बोला हाँ ऐसा करूंगा। इसी वजह से मॉडर्न चला आ रहा है, ट्रेडिशनल डिस्कार्ड हो गया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन लिखा है, मैं उस पर मैं नहीं जाने वाला हूं, बस ये जान लो फाइनेंस सोल होता है किसी भी बिजनेस के लिए। एक चीज मैं बता दूं, एक बेसिक सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिजनेस फाइनेंस का मेन पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, चलो समझे आगे। एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस दो होते हैं, प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन। फंक्शंस ऑफ फाइनेंस यहां पे तुम देखना दो है, प्रोक्योरमेंट फंड्स और यूटिलाइजेशन। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है हमें फंड्स लाना कहां से है, ठीक है। यूटिलाइजेशन का होता है कि हम उसे कहां यूटिलाइज करें जिससे कि हमें रिटर्न्स ज्यादा मिल पाए। तो प्रोक्योरमेंट में दो चीजें हैं, ध्यान से सुनते जाना, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म।
लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हम पैसा उठा सकते हैं ओन्ड फंड से और लोन डेट से। शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए, करंट लायबिलिटी से पैसे उठा सकते हैं, जी सर उठा सकते हैं। तो एक चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, अगर तुम लॉन्ग टर्म सोर्स चूज कर रहे हो, मतलब ओन फंड्स और बोरोड फंड, ओन फंड तुम इक्विटी इस्तेमाल कर रहे हो, डेट इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये चीज किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को, या कहो तो फाइनेंसिंग डिसीजन को। इंपॉर्टेंट चीज है, आगे पढ़ेंगे। मतलब तुम्हारे फॉर्म के अंदर, तुम्हारे बिजनेस के अंदर इक्विटी की कितनी मात्रा है, साथ ही साथ डेट कितना है, डेट का प्रोपोर्शन क्या है, ये चीज हम देख पाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू। जब बात की जाती है शॉर्ट टर्म की, तो तुम करंट लायबिलिटी से पैसे उठाओगे। अब हमने ये देख लिया प्रोक्योरमेंट, कहां से प्रोक्योर करेंगे। अब बात आती है यूटिलाइज करने की। तो यूटिलाइज हम शॉर्ट टर्म चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म तुम करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे, जैसे स्टॉक्स हो गए, डेटर्स हो गए, कैश हो गए। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, तुम फिक्स्ड एसेट्स प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो। इंपॉर्टेंट चीज, ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ठीक है, क्या नाम देंगे? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। अच्छा, अब ये करंट लायबिलिटी एज वेल एज करंट एसेट्स को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन माना जाता है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये चीज हम देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कहूं तो फाइनेंस का क्या ऑब्जेक्टिव है? मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब देखना जरा फाइनेंशियल डिसीजन क्या क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। कहां इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, किस सोर्स से फंड उठा रहे हो, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, डिविडेंड कैसे दे रहे हो, हायर डिविडेंड दे रहे हो या लेस डिविडेंड दे रहे हो, ये सब चीज हम देखते हैं। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको कि जो कि इफेक्ट करते हैं हर एक डिसीजंस को, उस पर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लॉन्ग टर्म डिसीजंस के साथ। मैंने तुम्हें बता दिया लॉन्ग टर्म डिसीजंस को हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। जब हम किसी बिजनेस एंटरप्राइज या किसी एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम कुछ फैक्टर्स को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं उसमें कैश फ्लो कैसा है, मतलब कैश इनफ्लो कितना है और कैश आउटफ्लो कितना है। सबसे पहले ये चीज हम देखते हैं कैपिटल बजटिंग में। तुम पढ़ोगे, इसमें दो टेक्निक्स होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल टेक्निक, एक होता है डिस्काउंटेड टेक्निक। आगे जाकर पढ़ोगे तो एनपीवी पढ़ते हैं, एआरआर पढ़ते हैं, आईआरआर पढ़ते हैं, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो पढ़ते हैं, साथ ही साथ हमारा डीपीपी हो गया, पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न हो गया। रिलेवेंट नहीं है, जस्ट बता रहा हूं। तो कैश फ्लो हम देखते हैं, अगर कैश फ्लो अच्छा रहता है तभी तुम इन्वेस्ट करते हो। साथ ही साथ रेट ऑफ रिटर्न देखोगे कि कितना उससे हमें रिटर्न मिल रहा है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है और कितना रिटर्न हमें उस प्रोजेक्ट से मिल पा रहा है, ये चीज हम देखते हैं। दिख रहा था या नहीं दिख रहा था? नहीं दिख रहा हो तो सुन रहा था ना, काम चला लेना यार, बहुत आज दिक्कत आ रही है। और अगर नहीं तो तुम्हें करना है तो बिजनेस फाइनेंस वन शॉट सर्च कर लेना, यूट्यूब पे सिर्फ इतना डालना, बिजनेस फाइनेंस एग्जाम टाइम, इतना तुम लिखना, तुम्हारा मिल जाएगा डिटेल। ठीक है, समझ गए ये चीज। अब इसके बाद हमें समझना है फाइनेंसिंग डिसीजन की, किस सोर्स से हम पैसे उठा रहे हैं। अब तुम सुनना, दिमाग में तुम्हें क्या लेकर चलने की, दो सोर्सेस होते हैं हमारे पास मार्केट में। कौन कौन से होते हैं? इक्विटी होती है और एक होता है हमारा डेट। दो ही सोर्सेस से हम पैसे उठा सकते हैं। हाँ, एक रिटेंड होता है, रिटेंड हाँ डिसाइड करो, दो मानकर चलो, इक्विटी और डेट। तुम्हें पता है कि इक्विटी कॉस्टली होता है और डेट होता है चीपर होता है, ये चीज पता है या नहीं पता है? पता ही होगा। ठीक है सर, क्या सर इक्विटी में ज्यादा रिस्क होता है? द आंसर इज नो। डेट में रिस्क होता है? हाँ सर, रिस्क तो बहुत होता है। डेट में हमें सर प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करना ही होता है, साथ ही साथ एक हमें चार्ज भी पे करना होता है, जिसको कि हम लोग नाम देते हैं इंटरेस्ट। ये सारी बातें होती हैं। तो सबसे पहले पहला फैक्टर है कॉस्ट। हम ये देखते हैं कि किस फंड का, किस सोर्स का हमें कितना कॉस्ट पड़ रहा है, उसके हिसाब से हम फिर फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं। एक फाइनेंस मैनेजर तभी डिसीजन लेता है। फिर देखते हैं किसमें ज्यादा रिस्क है, किसमें कम रिस्क है। फ्लोटेशन कॉस्ट देखते हैं, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा रहा, इशू करने का कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव होगा। कैश फ्लो पोजीशन देखते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट देखते हैं, हमारा कैश इनफ्लो कितना है, कि हमारे पास कितना कैश इनफ्लो आ रहा है टाइम टू टाइम। ये सारे फैक्टर्स को देखकर तभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है। फिर बारी आती है डिविडेंड डिसीजन की। अब डिविडेंड एक कंपनी कब देती है? जब कंपनी को होता है प्रॉफिट। कुछ पैसे वो करती है रिटेन और कुछ पैसे वो क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज ए डिविडेंड। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कब कर पाओगे? जब आपके पास अर्निंग्स ज्यादा आ रही होगी। अर्निंग्स ज्यादा आना जरूरी ही नहीं है, ये भी होना जरूरी है कि स्टेबल आ रही है, हर साल एक स्टेबिलिटी बनी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए
किसी साल डिविडेंड आया तो किसी साल डिविडेंड नहीं आया। तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का होना भी बहुत जरूरी इसमें हो जाता है। तो अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ठीक है। आपको ये भी करना है कि डिविडेंड, हर एक कंपनी को एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करना है कि वो हर साल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक इंपैक्ट पड़ता है। जो भी शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो देखते हैं कि क्या ये कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है। ये सारी बातें कर ली। अब इसके बाद होता है कैश फ्लो पोजीशन कैसा है। अगर तुम्हारे पास कैश फ्लो पोजीशन अच्छा होगा नहीं तो तुम कहां से डिविडेंड दे पाओगे। शेयर होल्डर का क्या प्रेफरेंस है, क्या उनका सोचना है, टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है तुम्हारे डिविडेंड पे, तो ये सब चीज हम देखते हैं। और साथ ही साथ आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। ये सब करने के बाद आता है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। तो ये सब मैं नहीं बताने वाला हूं, बेसिक चीज है, तुम्हें पता होगा। सिंपली शिफ्ट हम करते हैं अब यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग पे। फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है? इट इज रिफर्स टू द प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर्स ऑपरेशन, कि एक फर्म फ्यूचर में कैसे ऑपरेट करने वाली है। उसको ये दो फंक्शंस, दो ऑब्जेक्टिव्स इंश्योर करके चलने होते। उसको ये इंश्योर करके चलना होता है कि फंड्स अवेलेबल हैं जब उसे चाहिए हो, और साथ ही साथ उसे ये भी देखना होता है कि वो अननेसेसरी फंड्स रेज करके ना बैठ जाए, क्योंकि इससे तुम्हारे कॉस्ट ही बढ़ने वाले हैं। तो ये तुमने कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद आता है फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिफाइंड एज द एडवांस प्रोग्रामिंग ऑफ ऑल प्लान्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब ये किससे डील करेगा? तो ये डील करता है सर वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड से और उसके यूटिलाइजेशन से। समझ गए ये चीज? क्लियर है? अब इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग देखना। इससे क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। तुमने प्रॉपरली ये एनालाइज कर लिया कि तुम्हें फंड्स कहां से रेज करने हैं, किस किस सोर्सेस का इस्तेमाल करना है, कितना फंड्स कब तुम्हें रेज करना है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे यहाँ पे रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं होने वाला है। पहला कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? फाइनेंस जो होता है हमारे, वो किसके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, इन सब के बीच, क्योंकि ये सारी चीजें बिना पैसे के काम नहीं करने वाले हैं, तो इन सब के बीच कोऑर्डिनेशन बनाकर रखता है। डायनामिज्म आता है। कंसेप्ट क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिमांडिंग एक्सरसाइज विच रिक्वायर्स डायनामिज्म ऑन द पार्ट ऑफ फाइनेंस मैनेजर। इट मींस फाइनेंस मैनेजर मिस्टेक इनिशिएटिव एंड फेसेस वेरियस चेंजिंग फाइनेंशियल सिचुएशन। मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट होते हैं डे टू डे, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में भी चेंजेस आते होते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजर के लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है फंड्स कहां से रेज करे वो। फिर कम्युनिकेशन, जो भी हमारे मैनेजर्स हैं उसको कम्युनिकेट करना अबाउट द फाइनेंस। डिसीजन मेकिंग में ये तुम्हारे लिए मददगार साबित हो जाता है। फिर फाइनली आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग गिव्स अ फेयरली गुड आइडिया अबाउट द फर्म, अबाउट इट्स अवेलेबल रिसोर्सेस, और ये क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक होता है। चलो अब बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? मिक्सचर है लॉन्ग टर्म सोर्सेस का, इसी को हम नाम देते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ओनर्स फंड या बोरोड फंड। डेट अपॉन इक्विटी इसका फॉर्मूला बन जाता है। अगर फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर क्या है? द कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी डिफर्स सिग्निफिकेंटली। जो भी रिस्क इन्वॉल्व होगा ये डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग पर डिफर करेगा। कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा कम होगा, ये मानकर चलना है इक्विटी के मामले। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हमेशा पे किया जाएगा डेट पे, और ये क्या होता है? डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। ये चीज ध्यान से याद रख लेना। जब हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उस सिचुएशन पे इंटरेस्ट डिडक्ट हो जाता है, तो ये एक बेनिफिट मिल जाती है हमें। डेट जो होता है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। ये सब चीज मैंने तुम्हें बता दिया। अगर डिफॉल्ट कर जाते हो इंटरेस्ट पेमेंट में तो हो सकता है तुम्हारे कंपनी को, बिजनेस को लिक्विडेट भी किया जाए। समझ गए? क्लियर है ये चीज? अब फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें फंड्स कहां से लेने हैं, कैश फ्लो पोजीशन कैसा है, बिजनेस का साइज कैसा है, डेट सर्विस रेशियो कैसी, तुम्हारे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ डेट, ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया ये सब चीज। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल की बात की गई है यहाँ पे। तो फिक्स्ड कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज इनकर्ड इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ बाइंग ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, फिक्सचर्स, व्हीकल्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सो अब ज्यादा कुछ इसमें बिजनेस फाइनेंस में है नहीं, तो एक बार देख लेना फिक्स कैपिटल, ये सब चीजें, तुम्हारा बिजनेस फाइनेंस यहीं खत्म हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा जो भी बातें मैंने तुम्हें आज समझाई। बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट, बिजनेस एनवायरनमेंट हमने पूरा कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। सो मैं एंड करना चाहूंगा आज के सेशन को। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर तुम्हें डिटेल लेक्चर्स देखने हैं तो तुम देख सकते हो। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अच्छा, अब मैं तुम्हारा देखो कौन सा चैप्टर बच गया बिजनेस फाइनेंस में, तुम्हें मैं ये बता दूं। एक मिनट, तुम्हारा बच गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ईपीएस बच गया है और मार्केटिंग बच गया। नेक्स्ट वीडियो में पूरा टोटली ये एंड हो जाएगा। सो एंड करते हैं आज के सेशन को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।